रिसीव कर लो या किसी पार्टी को चेक दे दो। तो मैंने यहाँ पे अपनी लेजर लिस्ट देखी। ठीक है, लेजर लिस्ट में मैं ये देखती हूँ कि किस किस पार्टी से मुझे अमाउंट रिसीव करना है। तो देखो मिस्टर बालाजी का डेबिट साइड में इतने रुपीज शो कर रहा है, कितना 1,16,119। मैंने बताया मिस्टर बालाजी ने मुझे इतने रुपीज दे दिए, मतलब इतने रुपीज नहीं दिए, इतने रुपीज का चेक दे दिया। तो उसकी एंट्री आप नॉर्मल वाउचर एंट्री में रिसिप्ट वाले वाउचर में आके एंटर कर लोगे। ठीक है, डेट मेंशन करा मैंने कहा कि आज की डेट का चेक है और किसका है, मिस्टर बालाजी का है। ठीक है, पार्टी सेलेक्ट की और यहाँ पे बता दिया कितने रुपीस का है। मैंने बता दिया 1 लाख रुपीस का चेक रिसीव हुआ है। जो इसकी प्रीवियस जितनी भी एडजस्टमेंट है मैंने बताया वो सारी एडजस्ट कर लेते हैं, जो 1 लाख के अंडर हो जाएंगी। तो देखो इसकी ये सारी रेफरेंस क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि इसके प्रीवियस बहुत सारे बैलेंसेस थे। ठीक है, अब 1 लाख रुपीज, अब इसका अमाउंट कितना बचा है, सिर्फ 1,619। मैंने बताया रिसीव हुआ है हमें बैंक में। तो किस बैंक में हुआ है, मैंने बताया HDFC बैंक में या फिर किस ICICI बैंक में हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे इसमें ये चेक रिसीव हुआ है। ठीक है, एंटर करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, चेक नंबर डालो, मैंने बता दिया 543,210, ये मेरा चेक नंबर है। एंटर करोगे, देखो नरेशन में सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक पिक कर लिया क्या चेक नंबर है और किस किस एडजस्टमेंट की लिए आपको ये रिसीव हुआ है। एंटर करके इसको सेव कर दो। अब देखो मैम ये आपने, रिगार्डिंग क्वेश्चन। हाँ मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देती हूँ। ठीक है, मैंने दे दी है आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने चेक रिसीव कर लिया। तो अगर आप अपना बैलेंस देखोगे मिस्टर बालाजी का, तो 1 लाख से कम दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपीस का चेक रिसीव हो गया और आपने इसकी एंट्री कर ली है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, बैंक से चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन या फिर 1 से 2 दिन लग जाता है। ठीक है, आपने यहाँ अपने सॉफ्टवेयर में तो एंट्री कर ली है, लेकिन क्या एक्चुअल में आपके बैंक में ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ? ठीक है, उसको तो इसमें क्या होता है, एरर आ जाता है, जिसके लिए हम बैंक रिकंसिलेशन का यूज करते हैं। मैं बैंक रिकंसिलेशन भी आपको अभी करा दूंगी। ठीक है, तो अब सपोज मिस्टर बालाजी के लिए मैंने यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री पास कर ली, लेकिन एक्चुअल में बैंक में जब वो चेक मैंने लगाया तो वो चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक बाउंस हो गया या फिर चेक डिसऑनर्ड हो गया। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, जो एंट्री मैंने रिसीव की थी उसी को रिवर्स करनी पड़ेगी। तो चेक डिसऑनर्ड की एंट्री सेम होती है, बस आप क्या कर देते हो, जो चेक आपने रिसीव की एंट्री डाली उसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है। ठीक है, अब देखो उसका प्रोसेस क्या होता है, आप अकाउंट्स में आते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन है चेक डिसऑनर्ड एंड एडवांसेस। चेक डिसऑनर्ड पे आते हैं, एंटर करते हैं चेक डिसऑनर्ड में। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो अगर आप मैन्युअली भी डालते चेक डिसऑनर्ड की एंट्री, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक ही सॉफ्टवेयर क्या कर लेता और नीचे लिख देते, तो वो उसका बैलेंस क्या करता, इक्वल कर देता, मतलब पहले जैसा ही जो उसका बैलेंस था वो कर देता। तो अब यहाँ पर ऑप्शन है, तो मैं चेक डिसऑनर्ड में आती हूँ। यहाँ पे बताओ किस पार्टी का चेक आपका डिसऑनर्ड हुआ है। तो मैंने बताया मिस्टर बालाजी का चेक डिसऑनर्ड हुआ। सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे बताओ कौन सा चेक नंबर था, तो हमने बताया ये वाला चेक नंबर था। यहाँ पे साइड में इस पार्टी के जितने भी चेक आपने रिसीव किए होंगे इस पार्टी से वो सब शो होंगे। तो जो भी चेक डिसऑनर्ड हुआ है आप उसका यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हो। तो मैंने बता दिया 543,210, ये मेरा चेक नंबर है। सेलेक्ट करो, बताओ किस डेट का चेक था, बैंक ने कितने चार्जेस लिए हैं और आप पार्टी से कितने चार्ज करोगे। ठीक है, तो मैंने बताया बैंक ने 100 रुपीज चार्ज लिए हैं और मैं पार्टी से 200 रुपीज चार्ज करूंगा। ऐड इन नेक्स्ट, बिल में ऐड कराना चाहते हो या अकाउंट्स में ऐड कराना चाहते हो, ये आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने अकाउंट्स कर लिया। अब अकाउंट्स में करोगे तो बालाजी का लेजर 1 लाख जो था उससे भी इंक्रीज होगा, प्लस 200 से भी इंक्रीज हो जाएगा। 200 से क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इससे 200 रुपए ज्यादा लेंगे, 1 लाख लेंगे जो हमारा प्रीवियस अमाउंट था, बट 200 रुपए और लेंगे, किस नाम से, बैंक चार्जेस के नाम से। क्योंकि कभी भी चेक डिसऑनर्ड होता है, बाउंस होता है, तो बैंक कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लेता है आपके अकाउंट से।
ठीक है, और वो आपका एक्सपेंस है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, उसे अपनी पार्टी से ही कलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि चेक डिसऑनर्ड भी इसी पर्टिकुलर पार्टी की वजह से हुआ है। समझ आया? तो यहाँ पर 100 रुपए एक्चुअल में बैंक ने चार्ज किए, लेकिन मैं 200 पार्टी से चार्ज करूंगी, तो 100 रुपए क्या हो जाएगी, मेरी इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब अकाउंट्स में ऐड कराते हैं, तो देखो ये एंट्री ऑटोमेटिक हो गई। क्या हो गई एंट्री? मिस्टर बालाजी आपके डेबिट हो गए। देखो 1 लाख रुपीज लेने थे, बट 1,02,000 शो कर रहा है। 1 लाख तो जो इसका चेक बाउंस हुआ उसके पैसे, और 200 रुपए अब हम किस चीज के लेंगे, बैंक चार्जेस के। ठीक है, अब आईसीआईसी बैंक, आपका बैंक क्रेडिट कितने अमाउंट से हुआ है, 1,01,000 से, मतलब 1 लाख रुपए से आपका बैंक पहले मैंने डेबिट कर दिया था। मुझे लगा शायद चेक क्लियर हुआ, बट वो हुआ नहीं था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से उसी बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं, और 100 रुपए और इवन उससे क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी बैंक ने हमसे 100 रुपीज और चार्ज किए। ठीक है, एंटर करते हैं। अब इसको आप सेव करा दो। तो सॉफ्टवेयर पूछ रहा है पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक में सेव कराना है या नहीं कराना, तो मैंने बता दिया नॉट रिक्वायर्ड। अब देखोगे बालाजी का बैलेंस कितना हो गया, 1,01,819। ऑल्ट प्लस एल करके देखो, तो उसका बैलेंस इतना हो गया। पहले कितना था, 1,16,019। 16 क्यों था? क्योंकि 200 रुपीज बैंक चार्जेस एड ऑन नहीं थे। समझ आया? मैम ये रिसीव वाउचर में क्यों आई है? क्या? हमने पीडीसी पेमेंट की है ना, उसका नहीं नहीं, चेक डिसऑनर्ड की एंट्री पास की है हमने। एंटर करके देखोगे, तो अगर मैं चेक डिसऑनर्ड की एंट्री दिखाऊं, तो देखो ये पेमेंट वाउचर में हुई है। पेमेंट वाउचर में क्यों हुई है? क्योंकि हमने पहले जो एंट्री करी थी वो रिसिप्ट वाउचर में गई थी, और जस्ट उस एंट्री का रिवर्स होता है। जो जब चेक आपका डिसऑनर्ड हुआ, वो पर्टिकुलर जो आपने एंट्री करी उसका रिवर्स हो जाता है। तो अगर मैंने पार्टी डेबिट किया था, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगी, उस टाइम कैश या बैंक डेबिट किया था तो इस टाइम क्रेडिट कर दूंगी। तो इस तरह से आप एंट्री पास कर दो, एंट्री ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर नॉर्मल अगर आपसे कोई पूछे चेक डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है, तो जो रिसिप्ट की एंट्री होती है ना, वही रिवर्स कर दो। सपोज मैंने बताया बालाजी से मुझे चेक रिसीव हुआ, तो हमने क्या एंट्री डाली, बैंक डेबिट टू बालाजी। ठीक है, लेकिन अगर डिसऑनर्ड हुआ है तो क्या करोगे, उसको उस पर्टिकुलर एंट्री को रिवर्स कर दोगे। क्या हो जाएगा, बालाजी डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक में एक्चुअल में पैसे गए ही नहीं, और जो बैंक चार्जेस होंगे वो आपके डेबिट हो जाएंगे। क्यों डेबिट हो जाएंगे? क्योंकि आपका एक्सपेंस होता है, इसीलिए। समझ आया? यस मैम। क्लियर है ये? नाइस वेब मतलब जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ये उन्हें क्लियर है ये डिसऑनर्ड का? बताओ। मैम ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात कर रही थी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की। देखो बैंक रिकंसिलेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है, यहाँ पे सपोज अभी मैं जितने भी चेक यहाँ पे रिसीव कर रही हूँ, या जितनी भी पार्टीज मुझे चेक के थ्रू पेमेंट कर रही हैं, तो मैं क्या करती हूँ, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास कर देती हूँ कि मुझे इस पार्टी से इस बैंक का चेक रिसीव हो गया इतने अमाउंट का। और सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसी टाइम उस पार्टी का बैलेंस कम कर देता है। बट रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या होता है, आपने चेक रिसीव किया, फिर आप उस चेक को बैंक में जाओगे, लगाओगे, 1 दिन का टाइम होगा, फिर क्लियर होगा, फिर वो अकाउंट में क्लियर होता है। मतलब एक्चुअल में बैंक में बाद में क्लियर होता है। तो देखो कई बार क्या होता है ना, मिसमैच अराइज हो जाता है। मिसमैच अराइज होने का क्या मतलब, आपने पार्टी का बैलेंस अपनी मतलब सॉफ्टवेयर की जो बैंक का बैलेंस आपने मेंटेन कर रखा है वहां पर कम कर दिया, बट जो एक्चुअल में बैंक है वहां पर हुआ ही नहीं। ठीक है, या फिर एक्चुअल में वो क्लियर हो चुका है, बट आपने यहाँ पे एंट्री पास नहीं करी। तो ये क्या हो रहा है, मिसमैच अराइज हो रहा है, और इस मिसमैच को खत्म करने के लिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट आता है। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या करते हो, आप वो चेक की क्लियरेंस डेट मेंशन करते हो कि किस दिन चेक क्लियर हुआ है। तो ऑटोमेटिक ही बैलेंस क्या हो जाता है, वो शो मतलब ऑटोमेटिक ही बैलेंस क्लियर हो जाता है जब आपने चेक क्लियरेंस डेट मेंशन करी। तो देखो
समझ आया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? इसका मीनिंग पता लग गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सभी को? इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो जो बैंक की जो पासबुक होती है और जो सॉफ्टवेयर का जो कैश बुक होती है या अकाउंट होता है बैंक का, उन दोनों को मैच करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंस होगा तो आपके हो सकता है बैंक में 10,000 रुपए हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर मतलब एक्चुअल में आपके बैंक में 10,000 रुपए हैं, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आपने 50,000 शो कर रहा है। तो क्या हो गया, ये एक तरह से मिसमैच राइज हो गया। 40,000 की एंट्री क्या हो रही है यहाँ पे, कहीं पे 40,000 रुपीज से या तो कम हो करना पड़ेगा आपको अकाउंट। तो हमेशा क्या करते हैं हम उस चीज को खत्म करने के लिए, उस एरर को खत्म करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं, बैंक को रिकंसाइल करते हैं। समझ आया? यस या नो तो बोलो एटलीस्ट। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पर आपका बुक्स में ऑप्शन होता है बैंक रिकंसिलिएशन का। ठीक है, यहाँ पर आके आप अपने जितने भी चेक आपने रिसीव किए उसको रिकंसाइल कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं ऑल्ट प्लस एल करके आईसीआईसीआई बैंक का देखो अमाउंट देखूं तो फिर वो कितना शो कर रहा है, 69,960 क्रेडिट में शो कर रहा है। और एच डी एफ सी बैंक का देखूं तो 2 लाख 3 हाँ 2,30,172 डेबिट में शो कर रहा है। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग ये है क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मैंने मेंटेन किया उसके हिसाब से बैलेंस है ये। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या बैंक में इतना बैलेंस है या नहीं है उस चीज को, क्योंकि हो सकता है मैंने एंट्री यहाँ जल्दी पास कर ली है, बैंक में क्लियर बाद में हुआ, क्लियर पहले हो गया एंट्री बाद में पास करी, तो उस वजह से क्या हो गया, मिसमैच वाला एरर आ जाता है। उसी को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन में। ठीक है, तो बुक्स में आए हम और बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर आए, सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसके लिए आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना चाहते हो या फिर रिकंसाइल किस बैंक को करना चाहते हो, एचडीएफसी वाले या आईसीआईसी वाले। तो अभी आपको बता रहा है कि एचडीएफसी का जो बैंक बैलेंस है वो कितना शो कर रहा है, 2,30,172। ठीक है, ये आपके अकाउंट मतलब आपके सॉफ्टवेयर में शो कर रहा है। अब इस पर आप एंटर करते हो तो देखो ये विंडो आ रही है, रिकंसिलेशन की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे बोल रहा है एच डी एफ सी बैंक को कर रहे हो, अकाउंट नंबर मेंशन करो। मैंने कुछ भी यहाँ पे अकाउंट नंबर रैंडम मेंशन कर दिया। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि रिकंसिलेशन करना है, इंटरेस्ट रिकंसिलेशन करना है, इंटरेस्ट रिकंसिलेशन या फिर इंटरेस्ट लेजर। तो अभी हमें रिकंसिलेशन करना है, इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो रिकंसिलेशन सेलेक्ट करेंगे। अब सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कैश की ट्रांजेक्शन शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ कैश वाली शो होनी चाहिए। मैंने बताया कैश की नहीं होनी चाहिए, सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है बैंक रिकंसिलेशन अप टू, किस डेट तक रिकंसिलेशन आप देखना चाहते हो, मतलब अपने बैंक को रिकंसाइल करना चाहते हो। मैंने कहा आज की डेट तक जितने भी हमें चेक रिसीव हुए हैं उनको मैं रिकंसाइल करना चाहती हूँ, मतलब उनको ये देखना चाहती हूँ कि हमारी क्या कितना डिफरेंस आ रहा है। एंटर करो, एंटर एंटर करके आगे बढ़ जाओ तो देखो क्लियर्ड अनक्लियर्ड, यानी कि वो आपको अमाउंट देखना है या वो चेक देखना है जो अनक्लियर है, वो चेक देखने हैं जो क्लियर है, ये रिकंसिलेशन करना है। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट शो कर रहा है। जब 11th में होते हैं तो आपको ये चीज मैन्युअली मेंशन करनी होती है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको, जैसे कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ठीक है, बैंक में डेबिट एंट्री कितनी की है, क्रेडिट कितनी करी है, और बैंक की बुक का बैलेंस क्या आ रहा है, कितनी डिपॉजिट करी, कितनी विड्रॉल कर ली, कितनी अनक्लियर डिपॉजिट करी। देखो क्लियर डिपॉजिट तो 0 शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में जाके अभी तक आपने कोई भी क्लियर नहीं किया, सारी अनक्लियर शो कर रही है। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करेंगे तो रिकंसिलेशन में आते हैं। देखो यहाँ पे बता रहा है कि आपने 31/7 को मिस्टर राज से एक चेक क्या किया था, डिपॉजिट किया। ठीक है, फिर मिस्टर के, मिस्टर श्याम, फिर आईसीआईसी बैंक से इसमें ट्रांसफर किया। ये सारी एंट्रीज आपको बता रहा है। अब देखो नीचे क्या शो हो रहा है कि कंप्यूटर का बैलेंस आपका इतना शो कर रहा है, कितना, 2,30,172।
डिपॉजिट्स आपने कितनी करी है? 2,94,144 की। इशू यानी कि विड्रॉल आपने इतने करे हैं, और बैंक का बैलेंस बता रहा है 0, यानी बैंक का बैलेंस आपका 0 शो हो रहा है, यानी एक्चुअल में बैंक में आपने कोई क्लियरेंस रेट डाली ही नहीं। तो जब बैंक में आपने क्लियरेंस रेट डाली ही नहीं, तो सॉफ्टवेयर इसलिए यहाँ पे 0 बता रहा है कि आपके बैंक में एक भी पैसे है नहीं, बट एक्चुअल में नहीं, हमारे पास इतने रुपीज हैं। तो इसी को हम, ये जो मिसमैच आ रहा है, हमेशा कंप्यूटर बैलेंस यानी आपका सॉफ्टवेयर के बैंक का बैलेंस, और बैंक का बैलेंस यानी जो एक्चुअल में बैंक है, हमेशा क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? क्लियरेंस डेट मेंशन करते हो। यहाँ पे किस डेट को आपने चेक दिया, क्या पार्टी थी, क्या चेक नंबर था, क्या डिपॉजिट किया, क्या विड्रॉल किया, और किस दिन क्लियर हुआ, मतलब ये जो पर्टिकुलर चेक है ये किस दिन क्लियर हुआ, ये चीज आप क्लियरेंस डेट मेंशन करते हो यहाँ पे। तो मैंने बताया जो मिस्टर राज को मैंने 31st को चेक दिया था, 31/7 को, ठीक है, एंटर करोगे तो देखो ऑटोमेटिक वो डेट पिक कर लेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब 31 तारीख को ही क्लियर हो गया। मिस्टर के वाला जो चेक था वो भी 31 को हो गया। अब एंटर एंटर करोगे, आप क्या कर सकते हो? इसकी डेट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अगेन एंटर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। मैंने बताया ये वाला भी चेक जो था मिस्टर श्याम वाला, वो भी आपका क्लियर हुआ। अब ये क्लियरेंस डेट किस बिहाफ पे डालते हैं? पासबुक जो होती है बैंक की, उसके बिहाफ पे ये क्लियरेंस डेट डलती है। जिस दिन आपकी पासबुक में जब हम प्रिंट कराते हैं तो वहां पे एंट्री होती है कि हाँ इस दिन चेक क्लियर हुआ, तो वो यहाँ पर आप डेट मेंशन करते हो। सपोज जैसे 31 तारीख को मैंने डिपॉजिट किया, लेकिन क्लियर हुआ वो 1 तारीख को जाके, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 1 मेंशन करोगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, और मैं यहाँ पे 1 मेंशन कर दूंगी। मैंने बताया 1/8 को क्लियर हुआ। ठीक है, 1/8 मैंने मेंशन कर दिया। और नीचे देखो बैलेंस क्या हो रहा है, कंप्यूटर का बैलेंस अब इतना बता रहा है और बैंक का बैलेंस इतना बता रहा है। पहले 0 था, इसका क्या मतलब है? बैंक में ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो गई है, बैंक में ये चीज आपके अकाउंट, ये चीज आ चुका है। ठीक है, एंटर करते हैं, एंटर एंटर करके आप डेट मेंशन कर दोगे सबकी। ठीक है, अब देखो दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया, कंप्यूटर का बैलेंस भी हो गया, बैंक का बैलेंस भी हो गया, डिपॉजिट इशू 0 0। इट मीन्स आपका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हो चुका है। स्किप करते हैं, स्किप करते हैं, स्किप करते हैं। रिकंसाइल जो है वो चेक, मतलब आपने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो बैंक में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके एंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? क्लियर डिपॉजिट बता रहा है और क्लियर विड्रॉल्स इतने हैं, अनक्लियर्ड एक भी नहीं है। अनक्लियर्ड मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपने क्लियरेंस डेट अभी तक डाली नहीं हो। क्लियर्ड पे एंटर करोगे, किस डेट से किस डेट तक देखना है, तो ये सब बता देगा कि ये आपके सॉरी चेक्स हैं जो कि क्लियर हो चुके हैं। समझ आया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में? मैम हाँ जी। डेट जो क्लियर डेट है वो डेट एक भी डाली है ना आपने? नहीं, मुझे समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कीजिए। जो डेट थी, तो आप डेट तो एंटर कर रहे थे, हाँ क्लियर जी। डेट, हम्म। जो क्लियर डेट थी साइड में वो डेट सेम थी ना आपके लिए, तो क्लियर डेट और ये वाली डेट। नहीं देखो, बुक्स में अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अब बताओ क्या पूछ रहे हो आप? यहाँ पे हम देखो, अब यहाँ पे अनक्लियर्ड में एक भी नहीं शो कर रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक अगर रिकंसिलेशन करना है तो देखो अभी तक कुछ भी नहीं शो कर रहा। अभी देखो दोनों का बैलेंस इक्वल बता रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक ना चेक लेके देखते हैं। तो मैंने बताया कि आज की डेट में मैंने एक चेक रिसीव किया है किसी भी पार्टी से। मैंने बताया ये मिस्टर गगन है, इन्होंने मुझे 50,000 रुपीज का चेक दिया है। ठीक है, अब आज इन्होंने चेक दिया है 31 तारीख को, 31/8 को, तो मैंने आज की ही डेट में शॉर्ट एंड एक्सेस हो गया, मतलब हमने इस पार्टी के लिए क्या स्पेशल कलेक्शन डिस्काउंट मेंशन कर रखा होगा, इसीलिए मैंने बताया HDFC बैंक का चेक, ये चेक नंबर है 567324। ठीक है, मतलब 50,000 रुपीज इन्होंने मुझे दिए, टोटल मेरे अकाउंट में 49,896 रुपीज आए हैं। अब ये मैंने अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर ली है। ठीक है, यहाँ पर आते हो आप रिकंसिलेशन में,
आज की डेट में आपने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर ली है, बट ये नहीं पता कि एक्चुअल में वो चेक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक तो आपके पास ही वो चेक रखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, उसको बैंक में जाओगे और उसको बैंक में जाके उस पर्टिकुलर चेक को बैंक में आप लगाओगे, एंड देन हो एक दिन, सपोज मैंने बताया कि वो कल क्लियर हुआ, आज नहीं हुआ कल हुआ, तो देखो एंटर करके देखते हैं, बैंक में आते हैं, ठीक है। अब देखो रिकंसिलेशन पे जैसे आप क्लियर करोगे तो देखो एक चेक शो हो रहा है जो आज 31/8 को, मतलब जो सॉफ्टवेयर में मैंने डेट डाली थी, मिस्टर गगन के लिए मैंने रिसीव किया था। अब यहाँ पे बताओ 49,896 का, देखो यहाँ पे मिसमैच भी आ गया, बता रहे कंप्यूटर का बैलेंस तो ये शो कर रहा है और बैंक में अभी आपके इतने ही रुपीज हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये आपने क्लियरेंस डेट नहीं डाली है इस चेक की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो क्लियरेंस डेट डालेंगे कि किस दिन चेक एक्चुअल में क्लियर हुआ है। तो मैंने बताया 1/9 को एंटर करोगे और 1/9 मैंने बताया, यानी 1st ऑफ द सितंबर को ये चेक क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद स्किप करते हैं। अब देखो क्लियर्ड में देखो, तो यहाँ पे सारे चेक आपको शो कर देगा, ठीक है। और अनक्लियर्ड में देखते हैं एक बारी, अनक्लियर्ड में कुछ भी नहीं शो कर रहा, रिकंसिलेशन में भी कुछ भी नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर ये शो कर रहा है अभी, एक सेकेंड, सॉफ्टवेयर ले नहीं रहा है ये डेट, तो मैं सेम डेट ही मेंशन कर देती हूँ कि आज ही क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों देखो इक्वल हो गया है। अभी ये एजुकेशन वर्जन सॉफ्टवेयर है, इसीलिए ऐसे 31 और फर्स्ट, मतलब 31 और एक डेट ले रहा है। बाकी अगर लाइसेंस वर्जन होता तो कोई भी डेट पिक कर लेता, जिस दिन चेक क्लियर हुआ है वो डेट आप मेंशन कर दोगे। समझ आया? अब देखो आपका कंप्यूटर का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों इक्वल चल रहा है, समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब देखो बैंक रिकंसिलेशन के अलावा यहाँ पर एक नीचे देखो ऑप्शन है चेक मैनेजमेंट, ये भी मैं बता देती हूँ। देखो चेक चेक मैनेजमेंट या फिर इसको चेक बुक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। चेक बुक मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि सपोज मैं अपने सॉफ्टवेयर में एक चेक बुक मेंटेन करना चाहती हूँ। चेक बुक मेंटेन करने का क्या मतलब, मैंने बताया एचडीएफसी की चेक बुक है, और जब भी मैं किसी भी पार्टी को चेक दूं, मैं चाहती हूँ उसी में से चेक डिडक्ट होता जाए और मैं मतलब वो जो चेक नंबर है वही सॉफ्टवेयर कंटिन्यू कर ले, और मुझे पता लगता रहे कि हाँ एक्चुअल में कौन सा चेक यहाँ से मैंने पे किया है, किस पार्टी को किया है, किस डेट पे किया है, कितना अमाउंट दिया है। एक तरह से चेक बुक मेंटेन करना। यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे देखो ऐसी विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर व्यू प्रिंट एक्सेल ये पूछ रहा है, अगर ऐड कराना है तो आप ऐड पर क्लिक करते हो, मॉडिफाई कराना है तो मॉडिफाई पर। तो अभी हमें ऐड कराना है तो ऐड एंड मॉडिफाई चेकबुक पर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ऐड पर क्लिक करती हूँ। अब किस बैंक की आपको चेकबुक यहाँ पर ऐड करानी है, मैंने बताया एचडीएफसी बैंक की। चेक फ्रॉम यानी कि चेक नंबर कब से कब तक है, तो मैंने बताया 0 0 0 0, या फिर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 6 0 0 0 1 से लेके, ठीक है, 6 6 0 0, सॉरी 0 0 0 तक के चेक, ठीक है। क्या है आपका चेक, 6 4 टाइम्स 0 1 से लेके 6 4 3 टाइम्स 0 मतलब 660 तक है। तो टोटल चेक सॉफ्टवेयर ने बता दिया आपके पास कितने हैं, 60 चेक्स हैं। रिसीविंग डेट किस दिन आपको ये चेकबुक रिसीव हुई है, तो मैंने बताया आज की ही डेट में रिसीव हुई है, ठीक है। तो आज की डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। मैक्सिमम अमाउंट ये नहीं, अगर आपको यहाँ पे लिमिट सेट करनी है कि इतने अमाउंट से ज्यादा का चेक नहीं देना, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैंने बताया नहीं। अब पूछ रहे यूज फॉर रिमार्क्स, कुछ रिमार्क्स के लिए यूज करना है, मैंने बताया नहीं, कुछ भी नहीं यूज करना, इसको जस्ट आप सेव करा दो। तो नीचे देखो यहाँ पर शो हो रहा है एचडीएफसी, मतलब आपने अब आपने यहाँ पे क्या करा, एचडीएफसी की चेकबुक जो है यहाँ पर
ऐड ऑन करा दिए। अब जब कभी भी अगर आप HDFC बैंक का चेक दोगे जिसका नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल देगा। करके देखते हैं। मिनिमाइज किया मैंने, एग्जिट किया, यहाँ पर आते हैं और पेमेंट करते हैं। पेमेंट वाउचर में आई, मैंने यहाँ पर किसी अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं। ये मेरा क्रेडिटर है मिस्टर डी। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्रेडिटर का अपने लेजर सेलेक्ट किया, मिस्टर डी का। मैं इसका बैलेंस बता रहा है 1,04,000। मैंने बताया 1,00,000 रुपीज का मैंने इनको चेक दिया है HDFC बैंक का। ठीक है, यहाँ पर मैंने HDFC बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब देखो चेक नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे आप वही चेक नंबर डालोगे जिसकी आपने चेक बुक बनाई है। तो मैंने चेक बुक बनाई है 64 टाइम 01। इस वाले नंबर की एंटर करो और इसको सेव करा दो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने कोई और पेमेंट करी है, मैंने बताया एक और पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। मैंने बताया सैलरी पे की है मैंने। ठीक है, सैलरी मैंने पे करी है 15,000 रुपीज, और वो भी मैंने चेक के थ्रू ही पे किया है HDFC बैंक वाले। ठीक है, और इसको मैंने देखो अब ऑटोमेटिक ही सॉफ्टवेयर ने क्या करा, आपने एक बार 64 टाइम 01 वाली नंबरिंग डाल दी थी, अब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही इसके आगे पिक करना स्टार्ट कर देगा, 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, अब आपको चेक नंबर डालने की, सॉरी, अब आपको वो नंबर डालने की जरूरत नहीं है, चेक नंबर। अब इसके लिए आप आते हो बुक्स में और चेक मैनेजमेंट में एंटर करते हो। अब देखना है आपको कि कितने चेक थे, कितने चेक आपके चले गए। तो उसके लिए आप यहाँ पर आओगे HDFC बैंक में। देखो देखो ये अकाउंट नंबर जो हमने डाला था, देखो अवेलेबल चेक पहले टोटल 60 थे, बट अभी 58 शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 चेक आप दे चुके हो। तो देखो यहाँ पर शो हो रहा है एडवांस चेक कितने दिए, पोस्ट डेटेड चेक कितने दिए, ठीक है, कितने अनरिकनसाइल है। देखो अनरिकनसाइल में शो कर रहा है। अनरिकनसाइल का क्या मतलब है कि आपने चेक दे तो दिए लेकिन अभी तक वो रिकनसाइल नहीं हुए, अभी बैंक से क्लियर नहीं हुए। जब वो क्लियर हो जाएंगे तब वो रिकनसाइल चेक में शो करेंगे। एंटर करते हैं। ठीक है, इस पे एंटर करोगे तो देखो इस तरह की विंडो आएगी जहां पे वो पूरा बता देगा कि ये जो 2 चेक हैं किस किस को दिए। अब देखो यहाँ पे स्टेटस बता रहा है अनरिकनसाइल। 31 तारीख को आपने मिस्टर डी को पेमेंट की है 1,00,000 रुपए की। फिर अनरिकनसाइल्ड 31 तारीख को सैलरी की पेमेंट करी है 15,000 रुपए की। ये सारी चीजें शो कर रही हैं। क्लियर है? समझ आया? चेक मैनेजमेंट, चेक बुक यस मैम। मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, अनरिकनसाइल्ड है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे रिकनसाइल करना पड़ेगा। अब रिकनसाइल करने के लिए मैं कहाँ पर जाऊंगी, रिकनसाइल करने के लिए मैं जाऊंगी बैंक रिकनसिलेशन में। ठीक है, बैंक का लेजर सेलेक्ट करूंगी, एंटर करूंगी, रिकनसिलेशन। अब यहाँ पर क्या डालूंगी मैं, क्लियरेंस डेट। ठीक है, एंटर करती हूँ। अगर आज की डेट में चेक क्लियर हुआ है तो एंटर कर दूंगी, मतलब वो डेट मेंशन कर दूंगी। ठीक है, ऑटोमेटिक जैसे आप एंटर करोगे आज की ही डेट पिक कर लेगा। अब अगर आप आते हो बुक्स में, चेक मैनेजमेंट में, तो देखो यहाँ पर अब अनरिकनसाइल्ड में नहीं शो कर रहा, अब किस में दिखा रहा है, रिकनसाइल्ड में। एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्टेटस में रिकनसाइल्ड, यानी आपने क्या उसकी क्लियरेंस डेट मेंशन कर दी है, आपका चेक रिकनसाइल्ड हो चुका है। समझ आया? समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो आज मैंने आपको बोला था GST स्टार्ट करेंगे हम, तो वो डाउट था इसीलिए मैंने पहले डाउट सेशन ले लिया था। अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको PPT यहाँ से शो करती हूँ और हम GST स्टार्ट करते हैं।
दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था जीएसटी स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्योंकि जीएसटी क्या है, आपका एक टैक्स है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टैक्स होता क्या है। ठीक है, टैक्स क्या होता है? टैक्स एक चार्ज होता है, मतलब कंपल्सरी चार्ज होता है, ठीक है, जो किसी इंडिविजुअल पे, जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो लगाती हैं, और उनको क्या करना पड़ता है, उन इंडिविजुअल्स को वो पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड की बात करें तो टैक्स क्या होता है? टैक्स एक ऐसा अमाउंट होता है जो पीपल्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर वो लगाया जाता है, उन्हें वो पे करना पड़ता है, और फिर उसका गवर्नमेंट क्या करती है, जो सर्विसेज होती हैं जैसे डिफेंस की, एजुकेशन की, हेल्थ की, इन सारी चीजों में यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया? अब नेक्स्ट है टैक्स कितने टाइप्स का होता है। तो टैक्स जो होते हैं ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो यहाँ पे हमें डायरेक्ट टैक्स समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम इनडायरेक्ट पर ही फोकस करेंगे। डायरेक्ट क्या होता है, बट आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं। तो मतलब ये जो टैक्सेस हैं ये टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला होता है आपका डायरेक्ट और सेकंड है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी इनकम पर चार्ज होता है, मतलब आपने इनकम अर्न की और जैसे अर्न करी उस पे क्या हो गया, टैक्स लग गया, इट मींस वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसका और एक और मतलब होता है कि अगर इस पर्टिकुलर टैक्स का बर्डन यानी डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप किसी पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि मेरी इनकम पे अगर टैक्स चार्ज हो रहा है तो वो मुझे ही पे करना पड़ेगा, मैं उसे किसी दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो किसी की इनकम पर चार्ज नहीं होते, वो गुड्स या सर्विसेज पर चार्ज होते हैं, बिजनेस पे चार्ज होते हैं। यानी अगर आपका बिजनेस है और आप गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील कर रहे हो तो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करोगे। समझ आया? यस मैम। और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो होता है वो आप शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट करने का क्या मतलब है? सपोज मैंने मेरा बिजनेस है और मैं क्या कर रही हूँ, टैक्स पे कर रही हूँ, ठीक है, तो टैक्स पे मैं कर रही हूँ बट मैं कलेक्ट किससे कर सकती हूँ, जिसको मैं आइटम सेल करूंगी। तो जब तक कि गुड्स जो होती हैं या सर्विसेज होती हैं वो कस्टमर तक या फिर एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाती, उसका जो बर्डन है वो शिफ्ट होता रहता है। जैसे जो हमारी साइकिल चलती है ना, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर, उसमें क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरर टैक्स पे कर रहा है तो फिर वो होलसेलर से ले लेगा, होलसेलर रिटेलर से कलेक्ट कर लेगा, और फिर रिटेलर किसे करेगा, कस्टमर से। तो एट द एंड ऑफ द जो आपकी चेन होती है, जो टैक्स होता है वो कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। ठीक है, समझ आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग? यस मैम। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, आपका डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, पहले जो थे इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके बहुत सारे थे, वैट, सर्विस टैक्स और सीएसटी, एलएसटी, पता नहीं क्या क्या, बट अभी वो सारी चीजें हटा दी गई हैं। अब उनके उन सभी की जगह पर सिर्फ जीएसटी ही आता है। तो अगर कभी कोई पूछे कि जीएसटी क्या है, तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच चार्ज एट द टाइम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब भी आप व्हेन यू डील विद द गुड्स एंड सर्विसेज तब हम ये चार्ज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें डायरेक्ट टैक्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका देखो एग्जांपल दे रखा है जीएसटी, तो हम इसी के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखो जीएसटी होता क्या है, जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जब भी, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप सप्लाई करोगे गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, तब आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब गुड्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं, गुड्स में आपके जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी कमोडिटीज हैं, वो सारी गुड्स होती हैं।
सर्विसेज क्या होती हैं अदर देन गुड्स, यानी जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, ठीक है, कोई कैसी भी सर्विसेज आपकी वो सर्विसेज में आ जाती हैं, ठीक है। तो गुड्स एंड जीएसटी, सबसे पहले चीज ये समझनी है कि चार्ज कब होगा, जब भी आप सप्लाई कर रहे हो, जब भी आप सेल कर रहे हो। सप्लाई का मतलब होता है सेल कर रहे हो किसी भी आइटम की, किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विस की, तब जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। अब जीएसटी इन इंडिया इज बेस्ड बेस्ड ऑन डुअल सिस्टम, यानी कि इंडिया में जो जीएसटी है वो डुअल सिस्टम पे